Good morning to all. Welcome to the lecture number 19 of refrigeration and air conditioning subject. In previous lectures, we have discussed about basic compound vapor compression refrigeration system. We have also discussed about how flash chamber works. फ्लैश चैम्बर कैसे काम करती है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था. Why compound compression is needed, या कंपाउंड कंप्रेशन क्यों जरूरी है उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन प्रीवियस लेक्चर एंड लाइव सेशंस. इन टुडेस लेक्चर we are going to discuss about compound vapor compression with flash chamber and flash intercooler. हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो फ्लैश चैम्बर वाली साइकिल के बारे में डिस्कस किया था उसका मैं थोड़ा बेसिक रिपीटेशन फिर से करूंगा. उसके बाद हम फ्लैश इंटरकूलर के बारे में समझेंगे और एट लास्ट जहां पे भी फ्लैश चैम्बर का इस्तेमाल होता है वहां पे हमेशा मास और एनर्जी बैलेंस करना पड़ता है. इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एट द एंड दोनों साइकिल का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे आता है वो हम लिखेंगे. तो यहाँ पे हमारा बेसिक कंपाउंड कंप्रेशन जो है वो ओवर होगा और नेक्स्ट वीक से हमारा मल्टीपल इवापोरेटर स्टार्ट होगा. तो हो सकता है तब तक कुछ ना कुछ सर्कुलर आ जाए और हमारा ऑफलाइन जो क्लासेस जो है वो अंडर कोविड रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएंगी. तो आपको क्लास में अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा. लेकिन तब तक के लिए we are going to discuss all this in this online manner. Our lecture of refrigeration will be focused on GTU and diagrams, क्योंकि इन GTU डायग्राम्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. आप जो भी लिखते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका डायग्राम जो अगर एक्यूरेट है तो भी आपको कंप्लीट मार्क्स जो है वो मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ बेसिक कंपाउंड कंप्रेशन विथ फ्लैश चैम्बर. यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. फिर इस जो स्लाइड है या ये जो साइकिल है उसका हम सबसे पहले मास और एनर्जी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है. सबसे पहले कंप्रेसर दो ड्रॉ करने हैं, एक इवापोरेटर और एक कंडेंसर ड्रॉ करना है. दो कंप्रेसर के बीच फ्लैश चैम्बर रखनी है. फ्लैश चैम्बर रखने के बाद कंडेंसर में से एक्सपांशन वाल्व और एक्सपांशन वाल्व में से फ्लैश चैम्बर. फ्लैश चैम्बर में से फिर से एक्सपांशन वाल्व और उसमें से इवापोरेटर. तो आपकी साइकिल ऐसी रहेगी, दो कंप्रेसर, कंप्रेसर में से कंडेंसर, कंडेंसर में से एक्सपांशन, एक्सपांशन में से फ्लैश चैम्बर, फ्लैश चैम्बर में से वापस एक्सपांशन, उसमें से इवापोरेटर. फ्लैश चैम्बर में एक लाइन आपकी जो गैसियस स्टेट है वो डायरेक्ट कंप्रेसर 2 के सेंटर में जाएगा, सॉरी कंप्रेसर 2 में एंटर हो जाएगा. यहाँ पे आपको पीएच डायग्राम कैसे बनाना है. सबसे पहले ये सैचुरेशन कर्व आपको बनाना है, ये पूरा कर्व आपको बनाना है. उसके बाद आपको दो प्रेशर लाइंस ड्रॉ करनी है. ये नीचे वाला प्रेशर है वो आपका इवापोरेटर प्रेशर है. उसके बाद ऊपर वाला जो प्रेशर है वो आपका कंडेंसर प्रेशर है. फिर थर्ड प्रेशर आपको ड्रॉ करना है विच इज इंटरमीडिएट प्रेशर. ठीक है.
तो द थ्री प्रेशर्स विल बी इवापोरेटर प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर एंड इंटरमीडिएट प्रेशर। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इवापोरेटर प्रेशर पे कंप्रेसर के एग्जैक्ट पहले आपने 0.1 दे दिया, तो 0.1 आपका यहाँ पे आएगा कंप्लीटली गैसियस कंडीशन में। उसके बाद 1 to 2 कंप्रेशन हो रहा है, तो 1 से 2 पॉइंट कंप्रेशन होगा तो आपका प्रेशर, टेम्परेचर और हीट बढ़ेगी, तो एंथैल्पी यहाँ बढ़ रही है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। इस तरीके से आप 0.2 तक पहुंचोगे। अब जो 0.2 है वो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे 0.3 और 0.2 की स्ट्रीम मिक्स होती है, तो आपको जो 0.4 मिलेगा वो 2 और 3 के बीच में मिलेगा। आप जब भी ठंडा और गर्म पानी मिक्स करते हैं तो आपको जो पानी मिलता है मिक्स किया हुआ पानी, वो ठंडे पानी के टेम्परेचर से ज्यादा उसका टेम्परेचर होता है और गर्म पानी के टेम्परेचर से कम, मतलब कि बीच में होता है। सिमिलरली यहाँ पे 0.3 आता है फ्लैश चेंबर में से, 0.2 और 0.3 की स्ट्रीम मिक्स होती है, और जो नया आपका पॉइंट बनता है 0.4 वो 3 और 2 के बीच में कहीं पे बनता है। उसके बाद 4 to 5 अगेन कंप्रेस हुआ, तो 4 to 5 अगेन आपका कंप्रेशन होगा। 5 to 6 कंडेंसर में कंडेंस हो रहा है, तो यहाँ सुपर हीटेड स्टेट में से कंडेंसर में कंडेंस होके आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में आ गया। 0.6 to 7 होता है एक्सपांड, ये एक्सपांशन वाल्व में, तो 6 to 7 हुआ एक्सपांड, ठीक है। और यहाँ पे आपका 7 पॉइंट आ गया है। अब ये जो 7 पॉइंट है वहां पे आपका मास स्प्लिट होता है, यहाँ फ्लैश चेंबर आ गया तो 7 पॉइंट एंट्री हुआ, वहां से दो जगह मास स्प्लिट होगा, एक ऊपर कंप्रेसर में जाएगा और दूसरा नीचे इवापोरेटर की ओर जाएगा। तो यहाँ से 7 में से एक आपका स्प्लिट होके 0.3 बन के वो कंप्रेसर की ओर जाता है, दूसरा लिक्विड पोर्शन, ये गैसियस पोर्शन जो है वो कहाँ जाता है, कंप्रेसर की ओर, और ये जो लिक्विड पोर्शन है वो जाता है इवापोरेटर की ओर। लेकिन इवापोरेटर में से पहुंचने से पहले वो एक्सपांड होता है, तो एकदम 8 पॉइंट से 9 पॉइंट एक्सपांड हुआ, और 9 to 1 के बीच इवापोरेटर में हीट एब्जॉर्ब करके वो इवापोरेट होता है। तो हीट एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम 9 to 1, और दो वर्क आपको देने पड़ते हैं यहाँ पे, कंप्रेसर 1 का वर्क और कंप्रेसर 2 का वर्क। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम मास बैलेंस करेंगे। मास बैलेंस आपका कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले हम फ्लैश चेंबर बनाएंगे, ये फ्लैश चेंबर है। फ्लैश चेंबर में आप देखिए सबसे पहले ऊपर से 6 पॉइंट, सॉरी ऊपर से ये 7 पॉइंट आया, तो उसका एंट्री पॉइंट हम देंगे 7। उसके बाद ऊपर से 3 पॉइंट निकल रहा है, नीचे से 8 पॉइंट निकल रहा है, तो हम यहाँ से दिखा देंगे कि ऊपर से जो है वो 3 पॉइंट निकल रहा है और नीचे से 8 पॉइंट निकल रहा है। तो इसका सिंपली मास बैलेंस कैसे करना है, तो यहाँ पे ये जो दो साइकिल बनाई है उसमें मैंने बताया था कि नीचे वाला साइकिल है उसमें जो रेफ्रिजरेंट घूम रहा है उसका मास फ्लो रेट हम एज्यूम करते हैं m1 है, और ऊपर जो भी रेफ्रिजरेंट घूम रहा है उसका मास फ्लो रेट m2 है। तो 7 में से जो एंटर होगा मास, वो एंटर जो 6 में से हो रहा है वही होगा, मतलब 7 के साथ कौन सा मास फ्लो रेट होगा, तो कि m2 मास फ्लो रेट होगा।
फिर 7 to 8, 7 to 8 आ जाता है नीचे वाली साइकिल में। ये देखिए 7 to 8 आ जाता है नीचे वाली साइकिल में। तो 7 to 8 में कौन सा मास फ्लो रेट होगा? M1। अब पॉइंट 3 के पास, पॉइंट 3 देखिए, पॉइंट 3 जो है आपका, पॉइंट 3 मतलब ये 7 to 3 वो ऊपर M2 वाली साइकिल में भी है और M1 वाली साइकिल में भी कॉमन है। तो वहां पे हम मास फ्लो रेट अगर हमें चाहिए तो इसका मास फ्लो रेट कितना मिलेगा? इसको हम फॉर एग्जांपल MF कहें अभी, फ्लैश का मास। तो अगर हम इसमें मास बैलेंस करें तो पॉइंट 3 के पास आपको, या इसको हम M3 कह दें अभी के लिए, M3, ये M1 है, ये M2 है, तो इसको हम अभी के लिए M3 कह देते हैं। तो इसको मास बैलेंस करना है। मास बैलेंस मतलब मास इन इज इक्वल टू मास आउट। तो मास इन कितना है आपका? M2 इज इक्वल टू मास आउट कितना है आपका? M1 प्लस M3। तो इसका मतलब कि M3 इज इक्वल टू M2 माइनस M1। तो ये हो गया आपका मास फ्लो का बैलेंस, कि ये जो M3 है उसकी वैल्यू क्या है, तो कि M2 माइनस M1 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मास मिलेगा। अब ये हो गया आपका मास बैलेंस। अब आता है आपका एनर्जी बैलेंस। तो यहाँ पे आपको इतना ही करना है कि जो एंथैल्पी है वो यहाँ पे लिख देनी है। तो ये यही इक्वेशन को मैं रिपीट लिखता हूं, M3 इज इक्वल टू M2 माइनस M1। ठीक है, अब सिर्फ एंथैल्पी हमें ऐड करनी है। तो जो भी पॉइंट है उसकी हम एंथैल्पी यहाँ पे लिख देंगे। M3 है तो वहां पे एंथैल्पी आएगी H3। H3 मतलब कि पॉइंट 3 की एंथैल्पी। M2 है तो यहाँ M2 है तो उसके साथ 0.7 की एंथैल्पी। M1 है तो उसके साथ 0.8 है तो वहां पे 0.8 की एंथैल्पी। तो ये आपका हो गया एनर्जी बैलेंस। ठीक है, M3H3 इज इक्वल टू M2H7 माइनस M1H8। ये आप क्या हो गया? एनर्जी बैलेंस। और ऊपर ये हमारा इक्वेशन हो गया, वो है मास बैलेंस। तो इसका आप पिक निकाल लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये हम एनर्जी और मास बैलेंस समझ गए। अब इसका सीओपी, तो इसका सीओपी क्या आएगा? तो सीओपी का फॉर्मूला है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क। अब यहाँ पे वर्क दो है, कंप्रेसर 1 का और कंप्रेसर 2 का। तो यहाँ पे हमारे वर्क आएंगे कंप्रेसर 1 प्लस कंप्रेसर 2। तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है? तो 0.9 to 1 के बीच हमारा हीट एब्सॉर्ब हो रहा है, रेफ्रिजरेशन हो रहा है। तो और उसमें मास फ्लो रेट क्या है? M1। ठीक है, उसमें 9 to 1 में मास फ्लो रेट कौन सा है? M1। तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा M1 H1 माइनस H9। अब कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 का वर्क क्या है? तो कंप्रेसर 1 जो है ये वाला, उसमें M1 मास फ्लो रेट है, तो वो आएगा कंप्रेसर 1 के लिए M1 H2 माइनस H1 प्लस
कंप्रेसर 2 का वर्क क्या है, ये वाला WC2 वाला, तो ये है, इसमें M2 मास फ्लो रेट है, तो इसमें आएगा M2 कौन से दो पॉइंट है भाई देख लो, 4 और 5, तो H5 माइनस H4, तो ये हो गया आपका COP। तो ये आपका बेसिक कैलकुलेशन है, कैसे आपको बेसिक कैलकुलेट करना है ये। तो ये बात हो गई हमारे फ्लैश चेंबर की, फ्लैश चेंबर की ये बात हो गई, ये सारी इंक को हम इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं फ्लैश इंटरकूलर की। तो ये दो थियरी हमने इसीलिए साथ ली। तो आप देखिए फ्लैश इंटरकूलर में क्या करते हैं कि 2 पॉइंट को यहाँ पे सीधा कनेक्शन जो था वो निकाल दिया कनेक्शन। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो प्रीवियस साइकिल थी, ये देखिए 2 पॉइंट एग्जैक्ट यहाँ पे आके टच होता था। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फ्लैश इंटरकूलर में ये 2 पॉइंट को सीधा फ्लैश चेंबर के अंदर ही डाल दिया, और जो यहाँ से निकलेगा वो 3 पॉइंट ही निकलेगा डायरेक्ट। तो हमने फ्लैश चेंबर को फ्लैश इंटरकूलर बना दिया, 2 पॉइंट को सीधा यहाँ पे एंटर करवाएंगे, फिर उसमें से जो मास निकलेगा वो 3 वाला निकलेगा, फिर कंप्रेस होगा, कंडेंस होगा, एक्सपांड होगा, बाकी की सारी प्रोसेस यही है, सिर्फ ये एक चीज को बदलाव कर दिया है यहाँ पे, ये एक चीज का बदलाव कर दिया है। तो अब क्या होगा कि पॉइंट 1 से 2 गया यहाँ पे कंप्रेस होके, 1 से 2 कंप्रेस होके, फिर वो चला गया फ्लैश चेंबर में, फ्लैश चेंबर में चला गया तो वो एग्जैक्ट 3 पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर वो 3 पॉइंट एग्जैक्ट गैसियस कंडीशन है सेचुरेटेड, वो बाहर निकलेगी और उसको कंप्रेस करके 0.4 तक ले जाएंगे, फिर कंडेंस होगा, उसके बाद 6 तक एक्सपांड होगा, 6 तक एक्सपांड होने के बाद यहाँ पे एक जो है वो गलती रह गई है कि जो 7 तक आ जाएगा, क्योंकि ये फ्लैश चेंबर आता है तो ये 7 तक यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या किया है, कंडेंसर के बाद फ्लैश को अलग कर दिया, लेकिन जो बाकी की लाइन है वो उसको एज इट इज आगे बढ़ने दे दिया। तो यहाँ पे आपका 7 पॉइंट सीधा नीचे मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही लाइन स्प्लिट हो गई है, देखिए यहीं पे 2 लाइन स्प्लिट हो गई है, ना कि यहाँ से, इसके अंदर से कोई लाइन स्प्लिट नहीं हुई, इसके बाहर। तो ये फ्लैश चेंबर होते हुए भी ये 6 पॉइंट से कुछ इस तरफ चला जाएगा और बाकी का नीचे 7 की ओर आ जाएगा एक्सपांड होके। ठीक है, तो आपका 7 पॉइंट कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आपका 7 पॉइंट आएगा, और फिर 7 to 1 कूलिंग होगा। तो आपका साइकिल में ये ये लाइन निकाल देना, आपको ओरिजिनल ये वाली आएगी, ये वाली होगी, ये वाली लाइन प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो साइकिल में क्या फर्क पड़ेगा, ये कनेक्शन सीधा यहाँ पे डायरेक्ट करने के लिए, तो कि आपका जो बीच से ऊपर आ रहा था यहाँ पे, वो एकदम सेचुरेशन को ये देखिए, ये बीच में से ही दूसरा कंप्रेसर उठा रहा है, जबकि आप ऐसा करोगे तो आपको बीच से नहीं लेकिन यहाँ से ही दूसरा कंप्रेसर उठाएगा, तो आपको और वर्क बेनिफिट मिलेगा फ्लैश इंटरकूलर की मदद से। और इसका सीओपी क्या होगा, तो इसका सीओपी सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा कि ये पॉइंट्स अलग अलग आ जाएंगे, ये 7 है और 1 है, तो ये होगा यहाँ पे H1 माइनस H9 है, क्योंकि यहाँ इवापोरेटर से पहले 9 पॉइंट है। उसी तरह
यहाँ पे जो COP है ये साइकिल वाला वो H1 माइनस H7 हो जाएगा, तो ऊपर आपका आएगा H1 माइनस H7, मास फ्लो रेट रहेगा उसका M1 डिवाइड बाय कंप्रेसर 1, तो उसमें आएगा M1 सेम टू सेम H2 माइनस H1, फिर कंप्रेसर 2 तो M2, कंप्रेसर 2 क्या है क्योंकि 4 और 3 के बीच है, तो H4 माइनस H3। तो इस तरीके से आपका COP मिलेगा। आपको मास एनर्जी बैलेंस खुद से करना होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक कंपाउंड कंप्रेशन ओवर होता है। फ्लैश इंटरकूलर मतलब कि आपको सीधा फ्लैश चेंबर में लाइन डाल देनी है, और फ्लैश चेंबर जो है उसमें से लाइन आती है, दो कनेक्ट होती है, उसके बाद आगे बढ़ती है। तो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है इंटरकूलर और फ्लैश चेंबर में। हम इवापोरेटर, मल्टीपल इवापोरेटर वाला पोर्शन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है तब तक आपके क्लासेस भी फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।